Hello everyone, myself Prashant Punia and I welcome you to the Beast by Prashant Punia, a educational YouTube channel. Okay, so this is the lecture 1 of the solid state. We are going to start with the chemistry class 12th physical chemistry chapter the solid state. Okay, तो इसके अंदर solid state के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसका बेसिक। हाँ, बेसिक तो आप जैसे आपने 9th-10th कर आए हैं तो उसके अंदर हम बेसिक पढ़ते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बीच में सॉलिड और लिक्विड और गैस के बीच में हम पढ़ते हैं, डिफरेंसेस पढ़ते हैं। ऐसे जब आप हायर लेवल यानी कि 11th और 12th में आते हैं, इन्हीं चैप्टर्स को थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है। जैसे सॉलिड के बारे में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड वाले के अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अब हम थोड़ा इनको और डीपली और ब्रीफली जानेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट में क्वेश्चन पक्का आते हैं, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IIT में भी क्वेश्चन पक्का आएगा, मेंस में भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक, थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, बॉन्ड्स कैसे हैं, और अरेंजमेंट में हम पढ़ते हैं अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं। ठीक है, यूनिट सेल्स पढ़ते हैं, उनके टाइप, FCC क्या है, PCC क्या है, किस टाइप की यूनिट है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स क्या है, न्यूमेरिकल्स किस चीज़ पर, इन पर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, डेंसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो सॉलिड्स 3D और 2D टाइप के सॉलिड भी पढ़ेंगे, उनका क्या अरेंजमेंट है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, पेरी, फेरो, ये पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर बात कर लूँ मैं आपकी क्या कॉम्पिटिशन अबाउट 4 नंबर के आसपास आपका ये आता है बोर्ड्स में, और अगर मैं बात कर लूँ कंपटीशन में तो 2 क्वेश्चन आएंगे। और मेनली कंपटीशन की बात करूँ तो न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आता है। न्यूमेरिकल या तो आपसे पूछ लेगा वो क्या आपकी जो सॉलिड यूनिट सेल्स होती हैं उनके किसी अरेंजमेंट से पूछ लेगा कि डायगोनल का ये डिस्टेंस, उसका क्या कैटायन का साइज़ होगा, क्या एनायन का साइज़ होगा, या डेंसिटी पर न्यूमेरिकल आ जाता है। और या फिर इसके लिए एक चार्ट बनवाऊँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि डायमंड का Z क्या होता है, या सबके क्या स्पिनियल टाइप, A to B टाइप, या ZNS स्ट्रक्चर, ब्रोजाइड स्ट्रक्चर, ये सब क्या होते हैं। ये सब बातें कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हम इसे शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि आप कितने भी अपने आप को वीक समझते हो केमिस्ट्री में, आपको समझ आएगी। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो ये है चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री कुछ बच्चों को आसान लगती है, कुछ बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। जैसे मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती थी फिजिकल केमिस्ट्री। पहले मैं बिल्कुल डम था केमिस्ट्री में, पर बाद में मैं केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा हो गया। केमिस्ट्री में इवन नीट में मेरा स्कोर था 162 आउट ऑफ 180। तो मैंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप भी सभी अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये है चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, हम अब शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर के साथ। देखिए, स्टेट कोई भी हो, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सब क्या है, मैटर है। मैटर क्या होता है, मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर क्या है, वजन हो और वो स्पेस घेरती हो। ठीक है, तो मैटर सबसे पहले देखते हैं। मैटर क्या है, मैटर जो होता है ये 3 टाइप का है, या तो होगा वो सॉलिड, या है लिक्विड, और या है वो गैस। ठीक है, मैटर क्या था, एनीथिंग विच हैव मास, ये सब बेसिक बातें हैं। विच हैव मास ये 9th-10th में पढ़ाए जाते हैं। एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कुछ भी वो स्पेस घेरता होगा और मास होगा उसके अंदर, तो वो मैटर होता है। और मैटर की 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बीच में 9th-10th में आपने डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं कि इनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, इनके थोड़ा दूर होते हैं, गैस के काफ़ी दूर होते हैं। हम वो सब डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट को डीपली अब प्रोसीड कर रहे हैं। जो एक गैस है ये आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। 11th के अंदर है गैसियस स्टेट नाम का चैप्टर, बिहेवियर ऑफ, जिसके अंदर रियल गैस और आइडियल गैस ये सब पढ़ते हैं, गैसियस स्टेट। ये जो है लिक्विड, ये होता है सॉल्यूशन। लेसन 2 है आपका 12th का ही, क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, और ये है सॉलिड स्टेट। अब हम जिसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट।
तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी होगी। क्यों? क्योंकि हम इसको ब्रीफली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड होते हैं क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, अनकम्प्रेसिबल, दबते नहीं हैं। तो सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड। थोड़ा सा बेसिक है, थोड़े से बच्चों वाली बात कर लेते हैं और ये 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपने क्लासिफिकेशन पर चलेंगे, ठीक है। सॉलिड्स आर रिजिड, वो रिजिड होते हैं, एंड अनकम्प्रेसिबल होंगे, ठीक है। तो इसका क्या कारण है? कारण ये है कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड, होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में काफ़ी कम स्पेस होता है, लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो कम स्पेस होगा तो वो दबेंगे नहीं, हार्ड होंगे, जबकि गैस में क्या होते हैं, वही पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो दब भी जाती है, ठीक है। तो क्या होता है इनके अंदर, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन पार्टिकल्स। तो वो एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो पार्टिकल्स पास रहेंगे, रिजिड बनाएंगे उसे, और वो अनकम्प्रेसिबल बनाएंगे उस चीज़ को। तो ये सब थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, कोई नहीं, 2 मिनट की बात है, फिर अपना प्रोसीड कर जाएंगे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं, हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ये होते हैं जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ओसिलेट्स अबाउट इट्स पोजीशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, गैसेस के अंदर आप जैसे पढ़ा होगा आपने, ये अगर बॉक्स है, इसके अंदर कोई गैस है, तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और ये आपस में रैंडम मोशन भी करते हैं, फिर ये आपस में कोलिजन भी करते हैं, ठीक है। जबकि जो क्या है, सॉलिड स्टेट होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, और वो बहुत ही हल्का सा वाइब्रेशन कर सकते हैं, बहुत ही हल्का सा, या फिर इस तरीके से करते हैं। और अगर करेंगे भी तो वाइब्रेशन ऐसे, यानी कि ये हो रहा है क्या, ओसिलेशन। और ओसिलेशन यानी कि वो एक अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं बहुत थोड़ा सा। तो पार्टिकल्स ओसिलेट अबाउट सेट पोजीशन, जिसका क्या मतलब है, वो वाइब्रेशन करते हैं, तो ये बहुत एक कम ही देखने को मिलेगा, मतलब एक ज़्यादा इनमें पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन करते हैं अबाउट इट्स पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया इनका पॉइंट। और क्या है, ये क्या होते हैं, इनका फिक्स्ड होता है शेप, इनके अंदर फिक्स्ड शेप होता है। क्योंकि देखिए, अब जो ये शेप है मार्कर का, ये फिक्स ही है, आज भी ऐसा ही है, कल भी ऐसा ही है, तो इसका शेप फिक्स है, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कर सकते हैं आप, हाँ, इसको मेल्ट कर दें, और ये सब बातें आगे आपको समझाई जाएंगी। और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है सॉलिड्स का। फिक्स्ड वॉल्यूम से मतलब है, अगर कोई 2 लीटर की बोतल है तो उसके अंदर 2 ही लीटर पानी आएगा, कोई भी लिक्विड, तो यानी कि उसकी कैपेसिटी फिक्स है कि 2 लीटर, उसका वॉल्यूम फिक्स है कि 2 लीटर की अगर वो बोतल है तो उसके अंदर 2 लीटर आता है, कल भी 2 आएगा, आज भी, परसों भी, कभी भी देख लीजिए आप, फिक्स्ड वॉल्यूम इनका होता है, ठीक है। तो ये सब हमने सॉलिड्स के पॉइंट्स पढ़ लिए, ठीक है। हाँ, अगर आपसे कहें एक और चीज़, जो लिक्विड होता है क्या वो बह सकता है? हाँ, पानी है, आप खुला छोड़ दीजिए, वो बह जाएगा आगे। और क्या गैस के अंदर फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है? हाँ, गैस भी इधर से उधर, डिफ्यूजन कहते हैं, हालांकि उसे एयर में डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस का। तो क्या सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है? कि वो बह सकता है सॉलिड? जनरली आप कहेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी बताऊंगा कि क्या कौन बहेगा या फिर कैसे है, ठीक है। तो सॉलिड्स जो होते हैं डोंट हैव प्रॉपर्टी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों, ये आगे भी इस पर बात होगी। जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर नहीं होती। और हम ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये है ट्रू सॉलिड की, मतलब जो असलियत में एक ट्रू सॉलिड है, वो उसके अंदर
फ्लूइडिटी नहीं होती, वो नहीं बहेगा। हालांकि आगे चलकर मैं आपसे कहूँगा कि हाँ थोड़ी सी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड के अंदर, लेकिन ध्यान रखनी बात है वो होगा आपका एमरफस और एमरफस सॉलिड। और एमरफस सॉलिड इज नॉट अ ट्रू सॉलिड, इट्स अ सूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन इज ट्रू सॉलिड, तो जो क्रिस्टलाइन है वो ट्रू सॉलिड है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होगी फ्लूइडिटी, वो नहीं बहेगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसी की वजह से अमरफस सॉलिड जैसा होता है ग्लास, वो थोड़ा सा बहना शुरू, या फिर कह दें उसके पार्टिकल्स नीचे आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्लास कुछ समय बाद आप थोड़ा सा देखें ओल्ड बिल्डिंग्स के, वो नीचे से मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का पार्ट थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया बहकर। वो सब बातें आपको अभी समझाई जाएंगी। यानी कि ध्यान रखने की बात यह है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी के अंदर हमने ट्रू सॉलिड के अंदर हमने पढ़ा फ्लूइडिटी नहीं होती, जबकि अमरफस जो एक गलत फॉल्स सॉलिड है उसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, और क्रिस्टलाइन जो ट्रू सॉलिड है उसके अंदर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो सर ये क्या क्रिस्टलाइन अमरफस क्या कह रहे हो, ये क्या है? तो ये है आपके टाइप ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड को हमने क्लासीफाई किया है, मैं इसे मिटा दूं क्योंकि मैं इसी पर ही लिखना चाहता हूँ, काफ़ी थोड़ा चार टाइप सा बनेगा, मतलब डिफ्रेंशिएट। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो जो सॉलिड है हमने उसको क्लासीफाई किया है किस चीज़ पर? मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लासीफाई किया है, ये तो लिख देता हूँ। ठीक है, सॉलिड्स जो हैं आर क्लासिफाइड, मतलब आप सॉलिड किस टाइप के होते हैं वो आप किस बेसिस पर क्लासीफाई करें? क्लासिफाइड। ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या बेसिस है? पहला बेसिस है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग होगा, उसी की वजह से उसके जो दो टाइप के सॉलिड बन जाएंगे, और उसी की वजह से ही उनमें क्या आएगा? डिफरेंस। क्या? इसके अंदर दो आते हैं, कौन से? एक आता है क्रिस्टलाइन और एक आता है अमरफस सॉलिड। ठीक है, दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन की, यानी कि दैट इज कि नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है उसके अंदर, नेचर ऑफ बॉन्ड। ये थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा होगा, कोई नहीं, मतलब इसके अंदर आपको समझाया जाए कि आयनिक बॉन्ड वाले कौन से सॉलिड हैं, NaCl, और फिर या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि उन सॉलिड के बीच में डिफर कर रहा होगा वो होगा बॉन्ड, यानी कि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं द टाइप ऑफ इंटरेक्शन की वजह से हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड सॉलिड के बीच में कैसा है उस पर हम क्लासीफाई करेंगे। लेकिन ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है क्रिस्टलाइन और अमरफस, यही वो फ्लूइडिटी की बात थी हम जो अब करने वाले हैं। पहले देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर आपके सॉलिड को कि किस तरीके से ये अमरफस है, क्या वो फ्लूइडिटी की क्या बात हो रही थी, और क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या है अमरफस सॉलिड। ठीक है, आपने सॉलिड आप अब जैसे आपके चारों तरफ देखेंगे तो सॉलिड आप के चारों तरफ एक डायमंड भी होता है सॉलिड, हाँ, और सॉलिड आपको एक प्लास्टिक भी दिखाई देती है। प्लास्टिक मतलब कोई भी प्लास्टिक की कुर्सी या फिर कोई भी प्लास्टिक की चीज़, हाँ। और आप ये भी देखेंगे कि प्लास्टिक के अंदर क्या रबड़ वगैरह ये सब भी देखेंगे, तो क्या ये सब सेम होती है बात? सॉलिड तो वो भी कह रहे हैं हम उसे, सॉलिड ये भी कह रहे हैं, क्या सेम होती है बात? ठीक है, वो यही है डिफरेंस क्रिस्टलाइन और अमरफस के बीच में सॉलिड। इसके अंदर पहली फॉर्म है, हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं। तो ये है क्रिस्टलाइन और इधर है आपका अमरफस सॉलिड, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये क्या होता है, मैं अब इनके बीच में कर रहा हूँ एक डिफरेंशिएट की लाइन, क्योंकि इसके अंदर आएंगे काफ़ी सारे पॉइंट्स। ठीक, जो मैं बात कर रहा था क्या, जैसे कि आपने देखा हो डायमंड या NaCl क्या है? नमक होता है, ये आपका नमक, और नमक में होते हैं दाने, यानी कि छोटा छोटा सा दाना, वो होता है क्रिस्टलाइन।
या फिर डायमंड, डायमंड बहुत हार्ड और एक परफेक्ट सॉलिड होता है डायमंड जो है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे क्या, जैसे कि क्या, रबर, प्लास्टिक, पाउडर, ठीक है। अभी समझेंगे, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अभी आप सोचिए कि कैसे होंगे, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अगर मैं किसी सॉलिड भी, हालांकि मैं यूनिट सेल बना रहा हूँ, इससे आगे समझाई जाएगी, तो पर मैं एक बार बनाकर दिखाना चाहूँगा कि क्या होता है, कैसे होते हैं ये सॉलिड। यानी कि देखिए, जो एज ए NaCl है, NaCl हम कह रहे हैं उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसकी जो ये एक 3D शेप है, 3D एक क्या है, उसकी 3D शेप कह लीजिए या अरेंजमेंट है, क्या इसके अंदर होंगे Na और Cl, तो ये जो है एक 3D शेप है। यानी कि ऐसा होता है एक कोई भी सॉलिड की एक बेसिक यूनिट सेल, हालांकि इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये, ठीक है। अब बीच में, यानी कि इनका अरेंजमेंट मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो अब ये देखिए, ठीक है। आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया है एक सॉलिड की एक शेप, मतलब एक सॉलिड क्रिस्टलाइन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कैटाइन, देखिए जो NaCl है आपका, अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसके अंदर एक कैटाइन है, एक एनाइन है, ये है कैटाइन, ये है एनाइन, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सब आगे की बातें हैं। तो जो इसके, अगर मैं एक सॉलिड का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बनाऊं, तो आपके सामने ये है क्रिस्टलाइन, यानी कि एक प्रॉपर दिख रहे हैं आपको, प्रॉपर अरेंज्ड, ये एक अरेंजमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब जब मैं अमरफस की बात करूँ, अमरफस सॉलिड की, तो इसके अंदर कुछ भी अरेंजमेंट, कोई पार्टिकल्स का कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं दिख रहा आपको, देखिए, ठीक है। कोई पार्टिकल्स कहीं भी हैं, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, उसके अंदर इन दिस छोड़िए सीधा, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर, ठीक है, इन अ प्रॉपर रीअरेंजमेंट या कह लीजिए पैटर्न इन अ 3D स्ट्रक्चर, मतलब एक 3D स्ट्रक्चर भी है, और क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ये फिर ये, फिर ये, पार्टिकल के नीचे ऐसे पार्टिकल आ रहा है, ये, लेकिन इसके अंदर क्या है आपका, कुछ भी नहीं, इसके ऐसे तिरछा मिर्चा, यानी कहीं भी है कोई पार्टिकल, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है। तो पहला डिफरेंस इनके बीच में आ जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट, ठीक है, इन अ सिमेट्रिकल, इन अ, या 3D स्ट्रक्चर से अच्छा है आप लिख लीजिए, हाँ, इन अ सिमेट्रिकल वे, क्योंकि 3D के बारे में अभी बात हम आगे चलकर करेंगे कि 3D के अंदर ये सब बातें आगे चल कर आएंगी, ठीक, इन अ सिमेट्रिकल वे, जबकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो अरेंज नहीं होते, नॉट अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल रेगुलर पैटर्न में ये अरेंज आपके नहीं होते, वो हमें दिख भी रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, देखिए, ठीक है, ये है आपके प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया, यानी क्रिस्टलाइन, ये है इसके अंदर इन दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज फॉलोड, इसके अंदर
एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखाई देता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है, यानी कि एक जो ऑर्डर चल रहा है, ये देखिए ये ऑर्डर चल रहा है या ये ऑर्डर चल रहा है, यानी कि ये ऑर्डर पूरा सॉलिड जितना भी बड़ा है उसके अंदर ये सॉलिड का अरेंजमेंट जैसा यहाँ है वो चलता ही चला जाएगा। इसी तरीके का अरेंजमेंट पूरे सॉलिड के अंदर होगा, यानी कि ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जैसा ऑर्डर यहाँ पर है वो ऐसे यहाँ 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 ऐसे आगे चलता चला जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग यहाँ पर आप ऑर्डर से लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज सीन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों? शॉर्ट रेंज ऑर्डर इज सीन मतलब जो ऑर्डर एक प्रॉपर पैटर्न तो है नहीं इसके अंदर, पर कभी कभी इसके अंदर भी कोई एक ऑर्डर होता है जैसे, तो वो एक छोटे से पैटर्न के लिए आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे 4 पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, लेकिन आगे देखेंगे आप तो उससे अलग तरीके का पैटर्न है, यानी कि जो पैटर्न यहाँ था वो फॉलो नहीं हुआ, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यानी एक छोटे से पार्ट में ही फॉलो हो गया, तो इसके अंदर कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, यानी कि एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो ये हुआ आपका किसके अंदर, अमरफस सॉलिड के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, दे आर एनाइसोट्रोपिक, ठीक। एनाइसोट्रोपिक क्या होता है और ये है आइसोट्रोपिक। तीसरा पॉइंट, दे आर आइसोट्रोपिक, ये क्या है, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। आइसो देखिए, जैसे आप वर्ड देख रहे हैं आइसो, आइसोट्रोपिक, इसमें क्या होता है देखें, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उनका हर डायरेक्शन से इन एनी डायरेक्शन में क्या होना, सेम होनी, वो प्रॉपर्टीज सेम होनी। क्या है मतलब आइसोट्रोपिक, सेम क्या फिजिकल प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में उस प्रॉपर्टी का सेम वैल्यू आना या फिर सेम ही देखना। जैसे प्रो कौन सी है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये होती है आपकी इसके अंदर, मतलब अमरफस के अंदर किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वे में देख लीजिए या इधर से देख लीजिए या इधर से देख लीजिए, सेम आती है। जबकि इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर अगर आइसोट्रोपी है, इसके अंदर है एनाइसोट्रोपी, मतलब यही सब चीज़ें आपकी डिफरेंट होंगी। डिफरेंट क्या मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका क्या कारण है अभी बताता हूँ। तो वही कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अरेंजमेंट है, मान लीजिए ये Na है, ये Cl है, एक एग्जांपल से लेकर चल रहे हैं, फिर NaCl, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, मतलब अगर मैं इस तरीके से ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन मार्कर, अगर मैं इस तरीके से उस प्रॉपर्टी को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं हम, तो मैं इधर से देख रहा हूँ, तो अब क्या पार्टिकल आया, Na आया, फिर क्या Cl आया, फिर क्या Na आया, मतलब ठीक है, इसके बारे में हमने रिकॉर्ड किया, क्या इतना आंसर है। अब मैं इधर से देख रहा हूँ तो ब्लैक आया, यानी कि क्या कैटाइन आया, फिर एनाइन, फिर एनाइन, यानी कि अलग तरीके का इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं बीच में, ठीक है। और जब मैंने इधर से देखा तो क्या आया, ये है आपका कैटाइन, कैटाइन, एनाइन, मतलब इधर से भी देख रहा हूँ मैं, इधर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, तीनों में क्या अलग अलग पार्टिकल्स बीच में आ रहे हैं, अलग अलग तरीके का पैटर्न आ रहा है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट जो इनके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो वो उसके अंदर अलग अलग तरीके का ऑर्डर आ रहा है। और आप ये भी देखिए, अगर आप हीरे को हीरा समझ रहे हैं, हीरा,
और या फिर क्या प्यूनाइस स्टोन होते हैं, जो ये मूंगा, पुखराज, आई थिंक ये सब, ये परफेक्ट यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही एग्जांपल है। इसको आप इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, उसका अरेंजमेंट अंदर से आपको क्या अलग दिखाई देता है, जबकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कोई पैटर्न नहीं है, इसके अंदर ऐसे ही घुसे पड़े हैं पार्टिकल्स। क्या होता है, तो अमरफस के अंदर जैसे आप क्या समझिए, चौक का पाउडर समझ लीजिए, ठीक है। चौक के पाउडर को आप इधर से देख लें, इधर से देख लें, इधर से देख लें, तो वो क्या होती है, आपका सेम ही दिखाई देता है। किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए सेम ही दिखाई देगा। तो ये हुए आपके क्या, आइसोट्रोपिक, ये हुए एनाइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि वो होते हैं कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर डिफरेंट वर्ड आ रहा है तो एनाइसोट्रोपिक है, और अगर सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है तो इसकी सभी डायरेक्शनों में, अलग अलग डायरेक्शन में, इन एवरी नहीं, डिफरेंट लिखिए, हाँ एवरी भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग डायरेक्शन में देखने से सेम प्रॉपर्टी आ रही है और इनमें आती है अलग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलाइन और आइसोट्रोपिक होते हैं आपके अमरफस। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आगे पॉइंट कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 पॉइंट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कट होते हैं एक शार्प एज के साथ, ठीक है। 4th पॉइंट, कट विद, किससे काट रहे हैं, जैसे एग्जांपल नाइफ से काट लें, पेन नाइफ यानी कि एक शार्प नाइफ से काट रहे हैं उसको, किस सॉलिड को, कट विद शार्प एंड क्लियर एजेस। और ये होते हैं, ये आपकी शार्प और क्लियर एजेस से नहीं प्रोड्यूस, कट करने के बाद रफ एजेस, रफ एज करेंगे ऑन कटिंग। मतलब ये कि आप जब इसको कट करेंगे क्रिस्टलाइन को, जो कि एक ट्रू सॉलिड होता है, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे कट कर रहा हूं इसे ऐसे, तो क्या होगा, ये कट मैंने ऐसे ऐसे लगा दिया, तो इसके अंदर एक बढ़िया पैटर्न है, अरेंजमेंट है, तो ये यहीं से कटा, तो इसकी जो एज होगी वो एकदम क्लियर होगी, क्लियर एज, कटा पे एकदम क्लियर, एकदम चिकनी और एक क्लियर एज, बिना किसी खुरदरेपन के। जबकि इसकी जो एज होगी ये कटने के बाद थोड़ी ऐसे 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 रफ एज देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब आप काटोगे तो ये, अब एटम तो काट नहीं सकते, नाइफ थोड़ा सा अपने आप ऊपर चला जाएगा, ये देखिए, समझ आ रहा है, समझ आ रहा होगा आपको कि ये कटेगा आपका रफ एज के साथ, ठीक है। 5वां पॉइंट, हैव फिक्स्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, हैव फिक्स्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन क्या होता है, पहली बात, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो बाद में समझेंगे, पहले फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन है कि आप सॉलिड से जा रहे हैं लिक्विड गैस में, यानी कि लिक्विड गैस में सॉलिड से जाना आपका लिक्विड में, ये होता है फ्यूजन। यानी कि जब आप इसे हीट करते हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितनी एक फिक्स अमाउंट की हीट इसको देनी पड़ती है। और एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी होती है हीट, कि आप सॉलिड को, जब बर्फ़ है, बर्फ़ को हाथ में ले लेते हो, तो जो हमारे शरीर की जो हीट है वो क्या बर्फ़ एब्जॉर्ब करता रहता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट ले रहा, और हीट में होने के बाद वो पानी पानी हो जाता है, यानी कि सॉलिड ने हीट ली और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जो एंथैल्पी उसने ली वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, यानी कि इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है एक फिक्स वैल्यू, 150 लेकर मान लीजिए 150 वैल्यू है, जूल में होती है। ये सब बातें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ज़्यादा हम, ठीक है, 11th क्लास में। और तो ये है, इनकी होती है एक फिक्स वैल्यू 150, तो 150 पे ही ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इनके अंदर तो फिक्स होती नहीं है, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स क्या, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इनके अंदर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न कोई फिक्स नहीं है, वो एक वेरी करती रहती है। 6वां पॉइंट। 6th पॉइंट देखिए, दे हैव फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम उसे किसी चीज़ को, जैसे लोहे को भी आप गर्म करते रहें या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह, तो वो फिर
एक पिघल जाती हैं, पिघलना एक तरीके से। तो जो ये वाले सॉलिड हैं क्रिस्टलाइन, ये एक ट्रू सॉलिड हैं, जो ये क्या करते हैं, इनका एक फिक्स है, जैसे 120 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो 120 पर ही फिक्स, उस पर ही शार्प उसी पर ही ये मेल्ट होगा। जबकि इनके अंदर क्या होता है, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इन अ रेंज। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने कहा था 120 पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट हो रहा है, लेकिन ये इनकी होती है रेंज, मतलब जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए कि ये इसके रेंज में बीच में पिघलेगा। आप जैसे प्लास्टिक को ही देख लीजिए, आप उसे गर्म करते हैं तो पहले वो नरम होती है, फिर वो थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होती है, सारी भी एकदम से नहीं पिघलती रहती है, नीचे बूंद बूंद सी पड़ती रहती हैं, आपने देखा होगा। हालांकि प्लास्टिक जलाना या फिर ये सब चीज़ें, पॉलीथीन जलाना, ये सब बैन है, चीज़ें गलत हैं, बहुत एनवायरनमेंट के लिए गंदी चीज़ें हैं, मतलब बहुत हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी होती है आपकी मेल्टिंग पॉइंट रेंज में, एक फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, नॉट शार्प कह लीजिए, शार्प एंड फिक्स्ड इनकी नहीं होती। ठीक है, अब 7वां पॉइंट, दे आर ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड, सच्चे सॉलिड यही हैं, मतलब, और इनको ये कहा जाता है स्लो कूल्ड लिक्विड। ये आपके स्लो कूल्ड लिक्विड भी कहे जाते हैं। क्यों? जैसे आप जब कोई भी सॉलिड बनाया जा रहा है, अगर आप उसे स्लोली कूल करेंगे तो वो एक अच्छा सॉलिड बनता है, उसके पार्टिकल्स एक अरेंज पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं और एक वो क्रिस्टलाइन यानी कि एक ट्रू सॉलिड बनता है। तो क्रिस्टलाइन वाले क्या है, आपके ट्रू सॉलिड हैं, जबकि आपके ये जो हैं अमरफस वाले, दे आर सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, सूडो क्या होता है, सूडो होते हैं झूठे या फिर एक तरीके से सब एक्चुअल, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल लोकल समझ लीजिए आप। ठीक, तो ये होते हैं आपके फास्ट कूल्ड लिक्विड, मतलब कि इनको बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा तेजी से इसको ठंडा कर दिया, तो जिसकी वजह से ये बन जाते हैं आपके अमरफस, ये होते हैं फास्ट कूल्ड सॉलिड। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। डोंट हैव फ्लूइडिटी, इनके अंदर कोई फ्लूइडिटी नहीं होती। ठीक है, इसका अभी मैं एक एग्जांपल भी देकर बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर दे समवॉट शो फ्लूइडिटी, मतलब फ्लूइडिटी शो तो करेंगे बहुत ही कम एक्सटेंट में, बहुत ही कम। क्या, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या क्यों कह रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि ओल्ड बिल्डिंग्स के जो ग्लास होते हैं वो नीचे से मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं। इस चीज़ का क्या कारण है? इस चीज़ का यही कारण है कि वो अमरफस होते हैं, और अमरफस के अंदर होती है फ्लूइडिटी। वो हम अभी एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या एग्जाम्पल हो गया, नमक, शुगर कह लीजिए आप, शुगर, चीनी के जो दाने होते हैं एक क्रिस्टलाइन जैसे हैं, तो नमक ये होता है, NaCl होता है, नमक होता है। ठीक, तो और ये हो गया डायमंड कह लीजिए, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल हैं। क्वार्ट्ज ये कुछ टाइम बैलेंसिंग का इसमें यूज़ होता है, वो चीज़ वगैरह में। और ये जो एग्जाम्पल हैं इसके, ये तो रबर है, और है आपका प्लास्टिक है, रबर, ग्लास है, ग्लास, शीशा, तो ये सब हैं आपके इसके एग्जाम्पल। या फिर कोई पाउडर फॉर्म कह लीजिए, पाउडर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो ये सब हमने डिफरेंस पढ़ लिए। ध्यान देने की बातें हैं ये सारी। इसके अंदर खासकर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनाइसोट्रोपिक ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रू सॉलिड, और ये क्या है। और इसके अंदर अब हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 कौन से? क्वेश्चन 2 वे क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से एक तो ओल्ड बिल्डिंग के ग्लासेस मिल्की होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़े दिनों में धुंधले हो जाते हैं, और एक ये भी क्या कारण है कि जो है आपका वो नीचे से मोटे क्यों होते हैं ओल्ड बिल्डिंग के ग्लासेस। तो मैं ये इधर से मिटा रहा हूँ, आप इसे पूरी तरीके से
नोट कर लें, ठीक है, वीडियो पॉज कर कर अगर आपने नोट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा ऑनलाइन पढ़ने का तभी है कि वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाए। एक तो क्योंकि बच्चों को फिर अपना जैसे ऑफलाइन में वो देखता है वाइट बोर्ड पर ही टीचर लिख रहा है, और ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं पता नहीं, साइड में टीचर आता रहता है एक छोटा सा, और फिर वो यहाँ पर बुक सी खुल जाती है और वो अंडरलाइन करते रहते हैं, तो बच्चे को समझ ही नहीं आता वो लिखे क्या और पढ़े कैसे, क्या चीज़ लिखनी है क्या नहीं, वो अंडरलाइन ही करते हैं। फिर पेपर में भी बच्चे को अंडरलाइन ही दिमाग में आती है, फिर क्या लिखेगा, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। तो अब हम उन दो क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो आप क्वेश्चन भी लिखेंगे कि व्हाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, व्हाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम्स थिकर एट द बॉटम एंड थिन फ्रॉम अपर साइड। बस वो लिख लीजिए आप, चाहे कि थिक नीचे से मोटे क्यों हो जाते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है व्हाई ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग के गिलास गेट थिकर फ्रॉम बॉटम, नीचे से मोटे क्यों हो गए। देखिए मैंने कहा ग्लास, ग्लास हमने पढ़ा एग्जाम्पल किसके अंदर, अमरफस के अंदर। अमरफस, और अमरफस क्या है, एक झूठा सॉलिड है, यानी कि सूडो सॉलिड है, और सूडो सॉलिड के अंदर समवॉट प्रॉपर्टी होती है क्या, वो फ्लूइडिटी की, ये रही समवॉट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, मार कर तो नहीं लग गया ये, ठीक है। तो समवॉट प्रॉपर्टी शो करते हैं फ्लूइडिटी, मतलब आप ये समझिए कि मान लीजिए ये अमरफस सॉलिड है, यानी ग्लास समझ लीजिए, ग्लास ये है ग्लास, ग्लास है अमरफस, यानी कि इसके पार्टिकल्स तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में फिक्स नहीं होंगे, यहाँ कुछ भी घुस जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ भी होगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी पैटर्न नहीं होता फॉलो। तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आप इन्होंने कहा ओल्ड वर्ड इसीलिए तो यूज़ किया है क्योंकि एकदम से नहीं होगा ऐसा कि ये जो पार्टिकल्स ऊपर वाले हैं ये थोड़ा नीचे पानी की तरह बहना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं एकदम से नीचे गिर गया ग्लास, ऐसा नहीं होता, बहुत ही कम पार्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये हैं अमरफस, तो ये नीचे जब आते चले जाएंगे तो यहाँ आते चले, यहाँ थोड़े मोटा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा थिक और यहाँ से हो जाएगा थिन, ऊपर से पतले नीचे से मोटे। तो यही कारण होता है कि आप हाथ लगाकर देखेंगे उसे, नीचे से तो वो हिलेगा भी नहीं और ऊपर से हल्का हो जाएगा तो आवाज़ करता है। तो यही कारण इसका होता है। क्या कारण है? बिकॉज ग्लास इज एन अमरफस सॉलिड, अमरफस सॉलिड शो समवॉट, यहाँ लिख दीजिए लिटिल एक्सटेंट, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी वीक हो गई है, लिटिल एक्सटेंट तक, यानी एक छोटे, एक ज़्यादा एक्सटेंट नहीं है कि एकदम से पानी नहीं है वो, तो एक छोटे लिटिल एक्सटेंट तक क्या करते हैं, शो समवॉट फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई पार्टिकल्स जो होंगे फ्रॉम अपर साइड फ्लो टू डाउन साइड टू डाउनवर्ड, यानी कि इसे कह देते हैं हम क्या, बॉटम, मेकिंग इट थिक, उसको उसने फिर इसकी वजह से पार्टिकल नीचे आ गए तो बहुत सारे पार्टिकल हो गए वहाँ पर और वो थोड़ा थिक होता चला गया। तो ये एकदम नहीं होगा, ये होगा थोड़े टाइम बाद। तो दूसरा क्वेश्चन कि वाई ग्लास, जो ग्लास होता है ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, ये भी है, लुक्स मिल्की, नॉट क्लियर, कि पुरानी बिल्डिंग्स में जो गिलास लगा हुआ होगा उसके बीच में थोड़ा सफ़ेद सा होने लगता है, तो उसका क्या कारण है। ठीक, तो जैसे सफ़ेद से क्या मतलब, जैसे आप चीनी का दाना देखा हो, वो क्रिस्टलाइन है, तो उसका जैसा कलर होता है ऐसा कलर आने लग जाता है, एक कितना क्लियर नहीं रहता जैसा नया होता है, उसका क्या कारण है।
आप सोचें पहले तो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसका कारण है कि जैसे अब बिल्डिंग है, उस पर शीशा लगा हुआ है, इस पर धूप आ रही है दिन में, रात को ठंड हो रही है, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर रात को धीरे धीरे कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। तो बहुत सारा टाइम हो गया। इसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो और फिर जैसे कम होता है, कम होना यानी टेम्परेचर घटना धीरे धीरे, टेम्परेचर घटना धीरे धीरे यानी कि स्लो कूलिंग टेम्परेचर धीरे। और जब स्लो कूलिंग होती है, जब क्या है, कहाँ है, स्लो कूल्ड लिक्विड, जब स्लो कूलिंग होती है तो वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, क्यों, ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्रिस्टलाइन की। तो जब स्लो कूलिंग होगी तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है क्रिस्टलाइन की तरफ, और यानी कि वो क्रिस्टलाइन की तरफ कन्वर्ट होगा तो वो मिल्कीनेस उसके अंदर आने लग जाती है उसकी वजह से। तो धीरे धीरे गर्मी हुई, गर्मी के अंदर पार्टिकल्स थोड़े से अरेंज हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन जैसे, और फिर ठंड हुई, फिर वहाँ पर सेट हो जाते हैं। तो धीरे टेम्परेचर बढ़ा और वो सेट हो गए। तो इसके अंदर क्या है, ड्यू टू इट इज, क्या लिख लीजिए, इट इज ड्यू टू रेगुलर हीट, कौन सी, स्लो हीट से, एंड कूलिंग, स्लो हीट हो रही है, कूलिंग ड्यूरिंग नाइट। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा वीक कर, इस क्वेश्चन के बाद में फिल करता हूँ मार्कर। तो इट इज ड्यू टू रेगुलर हीट, स्लो हो रही है, ये कूलिंग भी स्लो हो रही है। तो जो ग्लास अमरफस था, ग्लास विच वॉज अमरफस, वॉज नहीं, इज, जो अमरफस होता है, ठीक है, एक स्लो कूलिंग की वजह से, अमरफस विच इज अमरफस स्लो कूलिंग, या इससे अच्छा है क्या, बिकम्स क्रिस्टलाइन, समवॉट, क्रिस्टलाइन भी एकदम सारा नहीं हो गया, समवॉट क्रिस्टलाइन हो गया, किसकी वजह से, ड्यू टू स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग, और ऐसा होने की वजह से एंड टर्न्स मिल्की, क्रिस्टलाइन होने की वजह से वो क्या है, मिल्की होने लगा। तो ये चेंज मैं ऐसे करता रहता हूँ क्योंकि मुझे तो रटे नहीं हुए आंसर की बुक में कैसे लिख रहा है, तो मैं रट कर आके यहाँ बता दूँ। बस मेरा मेन कॉन्सेप्ट था आपको समझाना कि वो क्रिस्टलाइन बनने लगा, क्यों, क्योंकि उसकी हो रही है स्लो हीट हो रहा है, यानी कि पार्टिकल्स अरेंज हो गए, पहले जो बिगड़े पड़े थे पार्टिकल्स कैसे भी, वो हीट होने की वजह से थोड़े से पार्टिकल्स अरेंज होने लगे, और अरेंज होने के फिर उनकी कूलिंग हो गई स्लो। तो स्लो कूलिंग होना किसकी प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइन जैसे चीनी के दाने का उसका रंग होता है, चीनी के दाने वाला, वही एक तरीके से मिल्की कलर कह रहे हैं उसे, और वो एक मिल्की कलर शो होने लगता है। इसका कारण क्या था कि क्या ओल्ड बिल्डिंग के क्यों होते हैं नीचे से मोटे, उसका कारण ये था कि वो एक अमरफस है ग्लास, जो उसके अंदर थोड़ी सी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऊपर के नीचे की तरफ एक फ्लूइड की तरह धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और नीचे पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे तो नीचे से पार्टिकल को मोटा कर देगा। आप इसे नोट कीजिए, मैं इसमें कर देता हूँ क्या, इंक फिल।